चलो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आज अपन पढ़ेंगे, दैट इज अपन ग्रिड कंप्यूटिंग पढ़ चुके कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज में। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आज अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट आज अपन पढ़ेंगे वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है, क्या मतलब होता है क्या नहीं। वर्चुअलाइजेशन मतलब आप लोगों को पता है जो चीज इमेजिनरी होती है उसी को वर्चुअल कहते हैं, जो चीज रियल में नहीं होती उसी चीज को वर्चुअल कहते हैं। इससे पहले इसका एग्जांपल से समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे आप लोग कंप्यूटर खरीद के लाते हैं तो उसमें सपोज हार्ड डिस्क आई आपके कंप्यूटर के अंदर, आपकी हार्ड डिस्क आई लाइक 128 GB की हार्ड डिस्क आई कोई कंप्यूटर के। अब वो 128 GB की जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क तो एक ही है, उसको मैं क्या डिवाइड कर सकती हूँ, C, D, E। क्या मैं इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ? हाँ। क्या अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है तो मैं इसका नाम चेंज कर सकती हूँ? हाँ। डी की जगह मैं इसका नाम अर्पिता भी रख सकती हूँ क्योंकि मैंने ही तो डिवाइड किया है, तो मैं इसका नाम कुछ भी रख सकती हूँ जो मुझे पसंद है। तो आप एक फिजिकल रिसोर्स से मल्टीपल लॉजिकल रिसोर्स में डिवाइड कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, और हर एक पार्ट अपने आप में इंडिपेंडेंटली रन करता है। मैं सी ड्राइव अपने आप में इंडिपेंडेंटली रन करती है, सी ड्राइव अपने आप में इंडिपेंडेंटली रन करती है, ये वाली ड्राइव अपने आप में इंडिपेंडेंटली रन करती है, ये वाली ड्राइव अपने आप में इंडिपेंडेंटली रन करती है। इसी चीज को वर्चुअलाइजेशन कहते हैं कि एक चीज से मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ना। जो एक्चुअल होती है उसको तो फिजिकल बोलते हैं, और जिस चीज में वो कन्वर्ट हो गया उसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल बोल देते हैं। अपन ने क्या किया, एक फिजिकल स्टोरेज से मल्टीपल लॉजिकल स्टोरेज में उसको कन्वर्ट कर दिया, और हर एक लॉजिकल स्टोरेज अपने आप में इंडिपेंडेंटली काम करेगी। इंडिपेंडेंट मतलब सी ड्राइव अपने आप में अलग काम करेगी, अर्पिता वाली ड्राइव अपने आप में अलग काम करेगी, ई ड्राइव अपने आप में अलग इंडिपेंडेंट काम करेगी। तो हर ड्राइव अपने आप में इंडिपेंडेंट काम करती है। इसी कंसेप्ट को अपन वर्चुअलाइजेशन कह देते हैं। वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, आपने एक फिजिकल सर्वर से मल्टीपल लॉजिकल सर्वर में उसको ब्रेक कर देते हैं। एक फिजिकल सर्वर को मल्टीपल लॉजिकल सर्वर में ब्रेक कर देते हैं। ये इसी का उल्टा भी हो सकता है, मल्टीपल फिजिकल सर्वर को एक लॉजिकल सर्वर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। वर्चुअलाइजेशन में मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स को मिलाकर आप एक लॉजिकल सर्वर भी बना सकते हो। एक चीज से मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ सकते हो, या मल्टीपल पार्ट्स को कंबाइन कर एक चीज बना सकते हो, उसको अपन वर्चुअलाइजेशन कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सब लोगों ने लैन और मैन का नाम सुना होगा, सब लोगों ने लैन और मैन का नाम सुना होगा। लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो विद इन अ बिल्डिंग, सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क चलता है उसको लैन बोलते हैं। मैन का मतलब क्या होता है, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो एक सिटी के अंदर नेटवर्क चलता है, झुंझुनू के अंदर नेटवर्क चलेगा, एक सिटी के अंदर जो नेटवर्क होता है उसको मेट्रोपॉलिटन। एक होता है वैन। वैन का मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क जो हर जगह चल सकता है, हर जगह मतलब वाइड एरिया, कहीं से भी ये नेटवर्क चल सकता है। आप लोग मल्टीपल लैन का नेटवर्क मिलाकर आप लोग एक मैन बना सकते हैं। हाँ, मल्टीपल लोकल बिल्डिंग के एरिया के नेटवर्क को कंबाइन कर एक बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। बड़ा नेटवर्क मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब पूरे सिटी में जो नेटवर्क चल जाएगा वो अपन यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। और एक मैन को आप मल्टीपल लैन में भी तोड़ सकते हैं, और मल्टीपल लैन से भी आप एक मैन बना सकते हैं। इसी चीज को वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन का मतलब कि फिजिकल रिसोर्स से लॉजिकल रिसोर्स में कन्वर्ट करना, फिजिकल सर्वर से लॉजिकल सर्वर में कन्वर्ट करना, मतलब किसी भी चीज का वर्चुअल वर्जन बनाना। अब ये वर्चुअलाइजेशन है, ये हर चीज का हो सकता है। मेमोरी का भी वर्चुअलाइजेशन आप कर सकते हो। स्टोरेज का तो अपने देख ही लिया कि अपन एक हार्ड डिस्क को C, D, E वाले पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अपन नेटवर्क को भी वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, मैन से लैन कर लिया, लैन से मैन कर लिया। मैं जो कंप्यूटर है, जो हार्डवेयर है, उसको भी मैं वर्चुअलाइज कर सकती हूँ। मतलब
हार्डवेयर एक कंप्यूटर है, एक मशीन है, उसको भी मैं मल्टीपल पार्ट्स में, लॉजिकल मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ सकती हूँ और हर पार्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट वर्क करेगा। तो इस पार्ट का अपने आप में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इस पार्ट के अपने आप में अलग सर्वर्स होंगे, इस पार्ट की अपनी अलग स्टोरेज होगी, इस पार्ट का अपना अलग प्रोसेसिंग पावर होगा, सब कुछ अलग होगा। इस पार्ट का अपने अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, स्टोरेज, प्रोसेसर, ऐसा भी हो सकता है। तो वर्चुअलाइजेशन मतलब वर्चुअल वर्जन बनाना फिजिकल रिसोर्स का, और जो वर्चुअल वर्जन होगा वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, वो फिजिकल रिसोर्स से अलग इंडिपेंडेंट वर्क करेगा। वर्चुअल वर्जन जो है उसकी अपनी अलग स्टोरेज होगी, उसकी अपना अलग सर्वर, उसका अपना अलग प्रोसेसिंग, उसकी अपनी अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, हर कुछ वर्चुअल वर्जन का अलग होगा। ठीक है, समझ में आ गया? दैट इज नोन एज वर्चुअलाइजेशन की एक फिजिकल सर्वर से मल्टीपल लॉजिकल सर्वर को डिवाइड करना। वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? सिंगल फिजिकल सर्वर को आप किस में डिवाइड करते हैं? मल्टीपल लॉजिकल सर्वर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो एक सर्वर से मल्टीपल लॉजिकल सर्वर में डिवाइड करना या एक फिजिकल, बहुत सारे फिजिकल सर्वर को मिलाकर एक लॉजिकल सर्वर बनाना, इसी कंसेप्ट को अपन क्या कह देते हैं? वर्चुअलाइजेशन कह देते हैं। अभी वर्चुअलाइजेशन के टाइप्स कौन सी तरीके की वर्चुअलाइजेशन होती है, थोड़ा थोड़ा सा तो अपन अभी पढ़ चुके हैं। मैंने एग्जाम्पल में आपको नेटवर्क का सिखाया, मैंने एग्जाम्पल में आपको स्टोरेज का सिखाया, मैंने एग्जाम्पल में आपको हार्डवेयर का सिखाया कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग है, स्टोरेज भी अलग है, प्रोसेसर भी अलग। तो टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के वर्चुअलाइजेशन होते हैं। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, hardware virtualization, then network virtualization and storage virtualization। 3 तरीके के वर्चुअलाइजेशन होते हैं, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब अपन सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है क्या नहीं। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को ही प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है। हार्डवेयर मतलब आप मशीन को वर्चुअलाइज कर रहे हो, एक मशीन के मल्टीपल पार्ट्स बना रहे हो, एक फिजिकल मशीन के मल्टीपल लॉजिकल पार्ट्स बना रहे हो, उसको हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को ही प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है? वर्चुअल वर्जन बनाया जाता है, वर्चुअल मशीन बनाया जाता है। एक रियल कंप्यूटर है, रियल कंप्यूटर मतलब एक मशीन है जिसपे एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उस पे चल रहा है। उसकी मैं वर्चुअल मशीन बना सकती हूँ, इस रियल कंप्यूटर की मैं वर्चुअल मशीन बना सकती हूँ। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी लॉजिकल मशीन में यहाँ पे बना सकती हूँ। लॉजिकल मशीन मैंने इस कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। पहला जो पार्ट है, पार्ट 1, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज सबका अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज डॉस है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है। तो एक मशीन जिसपे एक्चुअली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? विंडोज, उस मशीन को आपने वर्चुअलाइज कर दिया, उस मशीन को आपने मल्टीपल पार्ट्स में, लॉजिकल मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट पे अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। इस पे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, इस पे डॉस, इस पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। अब ये वाला जो पार्ट है, पार्ट 1, इस पे अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पे अपनी अलग एप्लीकेशंस होंगी जो उस लाइनेक्स के अकॉर्डिंग चल सकती होंगी, इस पे अपनी अलग स्टोरेज होगी, इसका अपने अलग सर्वर्स होंगे, सब कुछ अपना इंडिपेंडेंट होगा। इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का, इस वाले पार्ट का, इस वाली मशीन के अपनी अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना अलग एप्लीकेशन, अपना अलग स्टोरेज, अपना अलग सर्वर्स एंड सो ऑन, इसका भी सब कुछ अपना अलग। मतलब वर्चुअलाइजेशन, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में आपने क्या किया? एक मशीन पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हो। मशीन तो एक ही है, कंप्यूटर तो एक ही है, उस पे आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला दिया, यूनिक्स भी चला दिया, लाइनेक्स भी चला दिया, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला दिया। एक ही मशीन पे अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस आप रन कर सकते हो, जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे एप्लीकेशंस रन हो सकती हैं, वो आप एक ही मशीन पे रन कर सकते हो। दैट इज नोन एज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन या इसी को क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं, कि एक रियल कंप्यूटर से मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स आप बना सकते हैं। हर एक वर्चुअल मशीन की अपनी
ऑपरेटिंग सिस्टम अलग, अपने सॉफ्टवेयर जो उस पे सॉफ्टवेयर रन हो सकते हैं वो अलग, अपनी एप्लीकेशंस अलग, अपना स्टोरेज अलग, अपना सर्वर अलग, मतलब एक मशीन पे आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रन कर सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्चुअल एक मशीन कौन सी थी जिसपे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चला था, पर मैंने उसके वर्चुअल वर्जन बना दिए तो उस पे मैं लाइनेक्स, यूनिक्स, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला सकती हूँ। तो वर्चुअलाइजेशन करने के लिए, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन करने के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है? उसका नाम होता है हाइपरवाइजर। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन करने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं, उसका नाम होता है हाइपरवाइजर, या फिर इसको कहते हैं वर्चुअल मशीन मैनेजर। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप एक रियल कंप्यूटर की मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं। मतलब अपन ने क्या किया यहाँ पे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के अंदर, बहुत सारे फिजिकल सर्वर्स को मिलाकर एक फिजिकल सर्वर बना दिया, या एक फिजिकल सर्वर से मल्टीपल लॉजिकल सर्वर में कन्वर्ट कर दिया, ताकि जो प्रोसेसर है वो ज्यादा यूटिलाइज हो सके, जो सीपीयू है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। तो अपन ने एक फिजिकल सर्वर से मल्टीपल लॉजिकल सर्वर्स बना दिए, या मल्टीपल लॉजिकल सर्वर को कंबाइन कर आपने एक फिजिकल सर्वर बना दिया। क्यों? ताकि आपका जो प्रोसेसर है, जो आपका सीपीयू है, जो प्रोसेसिंग पावर है वो ज्यादा यूटिलाइज हो सके, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। और किसकी हेल्प से हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन किया? कौन सा सॉफ्टवेयर काम में आएगा? हाइपरवाइजर, या इसको अपन बोल सकते हैं वर्चुअल मशीन मैनेजर। इसकी हेल्प से आप हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। समझ में आया? हार्डवेयर या प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? एक रियल कंप्यूटर से मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बनाना, हर मशीन का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अलग, अपने सॉफ्टवेयर अलग, अपना मेमोरी अलग, अपने सर्वर्स अलग, अपनी एप्लीकेशंस अलग। मतलब एक ही मशीन, एक ही कंप्यूटर में मल्टीपल तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप रन कर सकते हैं। दैट इज नोन एज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। ये किसकी हेल्प से किया गया? विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर या वर्चुअल मशीन मैनेजर। ये सॉफ्टवेयर है, इनको यूज में लेकर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन मतलब एक फिजिकल सर्वर से मल्टीपल लॉजिकल सर्वर में तोड़ दिया, या मल्टीपल लॉजिकल सर्वर को मिलाकर एक फिजिकल सर्वर बना दिया। क्यों? ताकि आपका प्रोसेसर जो है वो ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज हो सके। क्लियर? और हर मशीन यहाँ पे अपने आप में इंडिपेंडेंटली रन करेगी। हर जो वर्चुअल मशीन है वो अपने आप में यहाँ पे इंडिपेंडेंटली रन करती है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है, सॉरी, नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन है, दैट इज नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन है आपका नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। नेटवर्क अपन ने एग्जांपल लिया था, मैंने आपको बताया था एग्जांपल में, एक मैन से मल्टीपल लैन बना दिए, या फिर मल्टीपल लैन को कंबाइन कर आपने एक मैन बना दिया। ये तो इसका एग्जांपल हो गया नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का, कि आपने एक फिजिकल नेटवर्क से मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क बना दिया, मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क को कंबाइन कर एक फिजिकल नेटवर्क बना दिया। दैट इज नोन एज नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। अब नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन करने के लिए जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन करने के लिए आपको हाइपरवाइजर या वर्चुअल मशीन मैनेजर सॉफ्टवेयर चाहिए था, तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, उसका नाम होता है वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। उसका नाम यही है, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होता है अगर आपको नेटवर्क को वर्चुअलाइज करना है। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर एक लेयर बनाता है। मतलब होता क्या है, ये आपका फिजिकल नेटवर्क, बीच में ये सॉफ्टवेयर लग गया आपका वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर लग गया। फिर आपके वर्चुअल नेटवर्क आपने नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, वर्चुअल नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3 एंड सो ऑन। एक नेटवर्क से मल्टीपल नेटवर्क्स में आपने डिवाइड कर दिया, एक मैन से मल्टीपल लैन में डिवाइड कर दिया। तो बीच में ये जो लेयर है वर्चुअलाइजेशन लेयर, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, तो वर्चुअलाइजेशन लेयर क्या करती है? बेसिकली ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक लेयर बनाता है। किन के बीच में लेयर बनाता है? बिटवीन द यूजर्स, जो उसको यूज करने वाले हैं, एंड जो फिजिकल हार्डवेयर है, जो एक्चुअल हार्डवेयर है, उसके बीच में ये लेयर बना देता है। तो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक लेयर बनाता है बिटवीन द यूजर्स एंड फिजिकल हार्डवेयर। ये सारे यूजर्स हैं, वर्चुअल नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, इनके बीच में, और जो फिजिकल मेरा एक्चुअल नेटवर्क था उनके बीच में लेयर बना दिया। इस लेयर पे सारी रिसोर्सेज होंगी, मतलब सारी जितनी भी रिसोर्सेज जिस भी यूजर को चाहिए वो सारी रिसोर्सेज कहाँ होंगी? इस लेयर पे। आपको सीपीयू चाहिए, आपको मेमोरी चाहिए, आपको नेटवर्क चाहिए,
आपको इनपुट आउटपुट चाहिए, आपको जो रिसोर्सेज चाहिए वो सब कहाँ मिलेंगी, इस लेयर पे मिलेंगी। तो जिस यूजर को जो रिसोर्स चाहिए वो इस लेयर पे जाकर एक्सेस कर सकता है। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसका नाम क्या है, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक लेयर बनाता है बिटवीन द मल्टीपल यूजर्स एंड जो फिजिकल नेटवर्क है उनके बीच में लेयर बनाता है। एंड इस लेयर के ऊपर सारी रिसोर्सेज होती हैं, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, चाहे वो स्टोरेज हो। हर तरह की रिसोर्स आपकी इस लेयर पे होगी। तो जिस यूजर को जो रिसोर्स की जरूरत है वो यूजर वहां से वो रिसोर्स ले सकता है। समझ में आया नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। तो बेसिकली नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में अपन ने क्या किया, अपन क्या ऐसा कह सकते हैं, क्या मैं नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन को ऐसा कह सकती हूँ, मैंने बैंड विड्थ को भी मैंने स्प्लिट कर दिया मल्टीपल चैनल्स में। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के लिए? हाँ मैं कह सकती हूँ। बैंड विड्थ, मैन की स्पीड बहुत ज्यादा थी, उसको आपने तोड़ दिया मल्टीपल चैनल्स में, मल्टीपल लैंड में तोड़ दिया। बैंड विड्थ, जो डेटा कैरिंग कैपेसिटी थी नेटवर्क की या जो इंटरनेट स्पीड थी उसको आपने डिवाइड कर दिया मल्टीपल चैनल्स में, या मल्टीपल चैनल्स की स्पीड को मिलाकर आपने एक बड़ी बैंडविड्थ बना ली। इस चीज को भी अपन नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन जो है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन जो है, हाँ जी, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व करता है प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन को भी। प्लेटफॉर्म मतलब हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में। एंड रिसोर्स वर्चुअलाइजेशन को भी कंबाइन किया जाता है। रिसोर्स का मतलब जो सर्वर वाला स्टोरेज वाला वर्चुअलाइजेशन अभी अपन पढ़ेंगे, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन अपन पढ़ेंगे, उसी का नाम रिसोर्स वर्चुअलाइजेशन है। तो प्लेटफॉर्म और रिसोर्स ये दोनों भी मिलाए जाते हैं, इन्वॉल्व किए जाते हैं आपके नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के अंदर। जब भी आप नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन करते हैं, मतलब अगर आपको नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन करना है तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स को अपन को कंबाइन करना पड़ता है। अगर मुझे नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन करना है तो मुझे कुछ नेटवर्क की चीजें हैं जिनको अगर मैं कंबाइन कर दूं, बहुत सारे वेंडर्स ये प्रोवाइड करवाते हैं कि अगर आपने इन्हीं को कंबाइन कर दिया तो आपका नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन हो सकता है। क्या क्या कंबाइन कर सकते हो आप स्विचेस एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स को कंबाइन कर सकते हो। अब ये क्या होते हैं क्या नहीं, देखो मैं बता देती हूँ, वैसे डिटेल में अपने कोर्स में नहीं है, सिर्फ नाम नाम याद करना। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स क्या होते हैं, एक चिप होती है जो उस डिवाइस के अंदर होनी चाहिए जिस भी डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट होना है। अगर आपके फोन को नेटवर्क से कनेक्टेड होना है तो उसके अंदर एनआईसी होनी चाहिए। अगर आपके लैपटॉप को नेटवर्क से कनेक्ट होना है तो एनआईसी उसके अंदर चिप लगी हुई होनी चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट होना है तो उसके अंदर एनआईसी चिप लगी हुई होनी चाहिए। अगर एनआईसी चिप नहीं है तो आप नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकते। एंड स्विचेस का काम क्या होता है कि उनके पास जो डेटा आता है वो सबको भेज देते हैं, जितने भी नेटवर्क पे लोग उनसे कनेक्टेड होते हैं सबको वो डेटा भेज देते हैं स्विचेस। ठीक है, तो अगर आपने स्विचेस या एनआईसी को कंबाइन कर लिया तो आप नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। अगर आप अगर आपने कंबाइन कर लिया अपने फायरवॉल एंड लोड बैलेंसर्स जो होते हैं उनको कंबाइन कर लोगे तो आप नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन अचीव कर सकते हो। तो एक या दो नाम याद कर लेना कि क्या क्या इक्विपमेंट से कंबाइन करने से नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन बेसिकली करते क्यों करते हो आप, उसका रीजन क्या है, ताकि आप नेटवर्क की स्पीड बढ़ा सको, रिलायबिलिटी बढ़ा सको, नेटवर्क की स्पीड बढ़ा सकें अपन, नेटवर्क की रिलायबिलिटी बढ़ा सकें, इसलिए नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन किया जाता है। नेटवर्क पे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सके, नेटवर्क की स्केलेबिलिटी बढ़ा सकें, एंड नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन किया जाता है। तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्यों किया जाता है, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए एंड सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन किया जाता है। लास्ट तरीके का वर्चुअलाइजेशन है दैट इज स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, ये स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज जगह स्पेस,
अपन ने ग्रिड में जो पढ़ा था कि जगह जगह जो थोड़ी सी स्टोरेज खाली पड़ी है उसको कंबाइन कर कर, उसको ग्रुप कर कर, मल्टीपल स्टोरेज को ग्रुप कर कर आप एक बड़ा रूम बना लेते हैं, लार्ज स्टोरेज आप क्रिएट कर लेते हैं। उस लार्ज स्टोरेज पे आप किसी भी चीज का बैकअप रख सकते हैं, चीजों का, ताकि जब अपन को रिकवर करना हो तब अपन रिकवर कर सके। दैट इज नोन एज स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। की जगह जगह थोड़ी थोड़ी जो जगह खाली पड़ी है उन सबको मिलाकर एक बड़ी स्टोरेज बना ली और उस बड़ी जगह पे अपन चीजों का बैकअप रख सकते हैं, ताकि अगर कभी अपने लॉस हो जाए तो उस चीज को अपन आसानी से रिकवर कर सके। इसी चीज को क्या कहते हैं? स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन मतलब लॉजिकल स्टोरेज फ्रॉम द फिजिकल स्टोरेज, एब्स्ट्रैक्टिंग द लॉजिकल स्टोरेज। एक फिजिकल स्टोरेज से मल्टीपल लॉजिकल स्टोरेज में कन्वर्ट कर सकते हो या मल्टीपल लॉजिकल स्टोरेज को कंबाइन कर कर एक फिजिकल स्टोरेज बना सकते हो। जैसे मैंने हार्ड डिस्क का एग्जांपल लिया, एक बड़ी हार्ड डिस्क से मल्टीपल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन कर कर एक बड़ी हार्ड डिस्क बोल सकते हैं। इसी चीज को अपन क्या कह देते हैं? स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। रिवाइज करते हैं, क्या पढ़ा अपन ने अभी तक? अपन ने पढ़ा वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन का मतलब एक फिजिकल सर्वर से मल्टीपल लॉजिकल सर्वर में डिवाइड करना या मल्टीपल लॉजिकल सर्वर को कंबाइन कर कर एक फिजिकल सर्वर बनाना। जो हर एक लॉजिकल सर्वर होगा वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली रन करेगा, मतलब उसके सर्वर्स अलग, उसकी मेमोरी अलग, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग, उसका प्रोसेसिंग अलग, सब कुछ उसका अलग होगा। दैट इज नोन एज वर्चुअलाइजेशन। जैसे आप एक हार्ड डिस्क के मल्टीपल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट अपने आप में, हर यूजर हर पार्ट से इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। Then types of virtualization, कौन सी तरीके के वर्चुअलाइजेशन होते हैं? पहला अपन ने पढ़ा हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को ही प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पे एक रियल कंप्यूटर जिसपे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसको मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स पे अपन पार्टीशन कर सकते हैं। जैसे कि अपन कोई एक मशीन है जिसपे एक्चुअल मशीन जिसपे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसका वर्चुअल वर्जन बना दिया और जो वर्चुअल मशीन है उस पे अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं, जैसे लाइनेक्स, यूनिक्स, डॉस। सबकी अपनी अलग सॉफ्टवेयर, सबके अपने अलग एप्लीकेशन, सबका अपना अलग स्टोरेज, सबके अपने अलग सर्वर्स। तो हर एक वर्चुअल मशीन अपने आप में इंडिपेंडेंटली रन करेगी। मतलब यहाँ एक ही मशीन के ऊपर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हमारा प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो सके। कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के लिए? हाइपरवाइजर, या इसी को क्या कहा जाता है? वर्चुअल मशीन मैनेजर कहा जाता है। देन नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, इसके लिए अपन सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, जो एक लेयर बनाता है बिटवीन द वर्चुअल नेटवर्क्स एंड एक्चुअल फिजिकल नेटवर्क, जो उनके बीच में लेयर बनाता है। इस लेयर पे सारे रिसोर्सेज हैं, सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज, जो रिसोर्स चाहिए वो सारी की सारी रिसोर्सेज कहाँ मिल जाएंगे? आपको इस पे मिल जाएंगी। मतलब नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के अंदर अपन एक मैन से मल्टीपल लैन में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीपल लैन को कंबाइन कर एक मैन बना सकते हैं। एक बैंडविड्थ को स्प्लिट कर मल्टीपल चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये इन्वॉल्व करता है प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन एंड रिसोर्स वर्चुअलाइजेशन को भी इन्वॉल्व करता है। बहुत सारे जो वेंडर्स हैं वो कुछ नेटवर्क के हार्डवेयर को कंबाइन कर फिर मुझे नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे स्विचेस एंड निक, फायरवॉल एंड लोड बैलेंसर्स एंड एक्सेट्रा। क्यों करते हो आप नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन? ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके, आपकी रिलायबिलिटी बढ़ सके, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सके, स्केलेबिलिटी बढ़ सके एंड सिक्योरिटी बढ़ सके। देन स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। स्टोरेज आप क्या करते हो? मल्टीपल स्टोरेज को ग्रुप कर एक बड़ी स्टोरेज बना लेते हो ताकि उस पे बैकअप रख सको और कभी भी रिकवर कर सको। तो एक बड़ी हार्ड डिस्क से मल्टीपल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन करके एक बड़ी हार्ड डिस्क में कंबाइन किया जा सकता है। दैट इज नोन एज स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। यहाँ तक क्लियर है? किसी को यहाँ तक कुछ भी पूछना है? यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है? Then application areas of virtualization. Application areas of virtualization. ये वर्चुअलाइजेशन है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम में ले सकते हो, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं? पहला, सर्वर कंसोलिडेशन।
कंसोलिडेशन, आप लोगों को पता है कंसोलिडेट करना मतलब इकट्ठा करना, बहुत सारी चीजों को कंबाइन कर कुछ में कन्वर्ट करना, उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन जो हमने पढ़ा, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, यहाँ क्या होता है, बहुत सारे लैन को कंबाइन कर कुछ मैन में कन्वर्ट किया जाता है। तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, फिजिकल बहुत सारे, आपके पास बहुत सारे फिजिकल सर्वर्स पड़े हैं, मेनी फिजिकल सर्वर को आप क्या करते हो, यहाँ पे कंबाइन कर कुछ फ्यूअर सर्वर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत सारे लैंड को कंबाइन कर मैन में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्यूअर सर्वर में, बहुत सारे फिजिकल सर्वर को कंबाइन कर फ्यूअर सर्वर में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज सर्वर कंसोलिडेशन। सर्वर को इकट्ठा कर दो, सर्वर को ज्वाइन करवा दो, कंबाइन कर दो, दैट इज नोन एज सर्वर कंसोलिडेशन। यहाँ P2V ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जा सकता है, फिजिकल टू वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको कहा जा सकता है। मेनी फिजिकल सर्वर से कुछ वर्चुअल सर्वर्स में उसको कन्वर्ट कर दो, तो इसी चीज को P2V या फिजिकल टू वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जा सकता है। सेकेंड एप्लीकेशन है दैट इज डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी में होता क्या है, डिजास्टर रिकवरी में देखो, अगर कोई डिजास्टर आ रहा है तो वो पूरा का पूरा लोड आप किस पे ट्रांसफर कर सकते हो, वर्चुअल मशीन्स पे लोड आप ट्रांसफर कर सकते हो जब भी फिजिकल सर्वर शट डाउन होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास फिजिकल सर्वर है, उसी फिजिकल सर्वर से आपने क्या बनाया, मल्टीपल लॉजिकल सर्वर्स बनाए। अगर फिजिकल सर्वर पे लोड आ गया तो वो लोड यहाँ ट्रांसफर किया जा सकता है कि लॉजिकल सर्वर्स उसका काम खत्म कर देंगे, या उसको लग रहा है कि फिजिकल सर्वर अब शट डाउन होने वाला है, अब बंद होने वाला है, उसमें कोई एरर आने वाली है, तो आप सारा काम कहाँ शिफ्ट कर सकते हो, लॉजिकल सर्वर्स पे ट्रांसफर कर सकते हो, वर्चुअल सर्वर्स पे सारा काम ट्रांसफर कर सकते हो। तो डिजास्टर रिकवरी, डिजास्टर आने से बच सकता है। तो वर्चुअल मशीन्स जो है वो आपके लिए हॉट स्टैंड बाय जैसे एक्ट करती हैं। हॉट स्टैंड बाय मतलब अगर कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो वर्चुअल मशीन पे आप काम ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपकी एक्चुअल मशीन, एक्चुअल सर्वर जो है वो खराब होने वाला है, तो आप सारा का सारा काम, सारी की सारी चीजें किन पे ट्रांसफर कर सकते हो, वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल सर्वर्स पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो उसकी वजह से डिजास्टर आने से आप बच सकते हैं। तो आप लोड भी ट्रांसफर कर सकते हैं अपना, फिजिकल सर्वर्स अपना लोड पूरा का पूरा वर्चुअल सर्वर्स को पूरा का पूरा लोड ट्रांसफर कर सकते हैं। जब कोई डिजास्टर आने वाला है या फिर वो फिजिकल सर्वर बंद होने वाला है, तब पूरा का पूरा लोड वहां ट्रांसफर किया जा सकता है। देन नेक्स्ट है इसका, दैट इज टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, अगर लोगों को कोई चीज सिखानी है तो आप वर्चुअल मशीन पे सिखाओगे, कभी भी एक्चुअल मशीन पे नहीं सिखाओगे। तो नेटवर्क और हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन पे टेस्टिंग ट्रेनिंग, नेटवर्क और हार्डवेयर जो वर्चुअलाइजेशन आप करते हो वो टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जैसे एक्ट कर सकते हैं कि उन पे टेस्ट किया जा सकता है, लोगों को ट्रेनिंग उन पे दी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे पायलट बने, कोई पायलट बने आप जो फ्लाइट्स उड़ाते हैं, ठीक है, आप पायलट बन गए, पढ़ाई कर ली सारे आपने सब कुछ जो भी टेस्ट थे सब पास कर लिया, आपको डिग्री मिल गई पायलट की। पर डिग्री मिलते ही थोड़ी ना आपको फ्लाइट दे देंगे जो जाओ उड़ाओ हवा में, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको पहले सिखाएंगे, आपको पहले उसकी ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग कैसे देंगे, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट किया जाता है। वर्चुअल एनवायरनमेंट मतलब एक इमेजिनरी एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो एक्चुअली ऐसा लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हो, मतलब उसका एटमॉस्फेयर, वहां का टेम्परेचर, वहां की जितनी भी वेलोसिटी है, जो भी चीज होती है वो एकदम वैसी होंगी जैसी एक्चुअल रियल लाइफ में होती। आपको एक इमेजिनरी फ्लाइट या इमेजिनरी कुछ भी इमेजिनरी फ्लाइट दे दिया जाएगा, आपको कहेगा इस एनवायरनमेंट में इस फ्लाइट को आप उड़ा कर दिखाओ। होगा क्या, पायलट जब इसमें उड़ाएगा तो उसको लगेगा मैं एक्चुअल एनवायरनमेंट में उड़ा रहा हूँ। तो यहाँ अगर उसका प्लेन क्रैश भी हो जाता है, यहाँ उसको कोई प्रॉब्लम आती है, उसको नहीं पता इस सिचुएशन में को क्या करना है क्या नहीं, तो वो उस टाइम पे अपना काम रोक कर उस चीज को सीख सकता है। एक्चुअल किसी चीज को हार्म नहीं होगा, एक्चुअल फ्लाइट को हार्म नहीं होगा, एक्चुअल लोगों को हार्म नहीं होगा, एक्चुअल किसी भी एनवायरनमेंट, एक्चुअल किसी भी सिचुएशन को हार्म नहीं होगा। तो अगर ट्रेनिंग देनी है, किसी भी काम के लिए ट्रेनिंग देनी है, तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन पे आप ट्रेनिंग दे सकते हो।
फिजिकल सर्वर को छेड़े बिना लॉजिकल सर्वर पे ट्रेनिंग दे सकते हो। अगर किसी को कंप्यूटर पे काम करना सिखाना है तो मैं उसको एक्चुअल कंप्यूटर दूं, उससे अच्छा मैंने एक इमेजिनरी कंप्यूटर बना दिया उसके लिए कि आप इस पे काम करना सीखो। अगर आपने गलत काम किया तो हम आपको यही करेक्ट कर देंगे, ताकि आप फ्यूचर में जब एक्चुअल पे काम करने जाएंगे तो वहां कोई गलती ना हो जाए। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन और नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जिसपे पूरी की पूरी टेस्टिंग और पूरी की पूरी ट्रेनिंग हो सकती है। कोई चीज टेस्ट करके देखनी है कि ये चीज चलेगी या नहीं चलेगी, तो अगर आपने एक्चुअल जो फिजिकल सर्वर था उस पे अगर आपने टेस्ट करके देख लिया, बाई चांस वो नहीं चला, तो मेरा फिजिकल को लॉस हो जाएगा, पूरा का पूरा लॉस किसको हो जाएगा, फिजिकल को जाएगा। तो इसलिए आप कोई भी चीज को टेस्ट करके देखना है तो आप लॉजिकल या वर्चुअल जो वर्चुअल वर्जन है उस पर आप टेस्ट करके देख लो कि अगर यहाँ लॉस हो भी गया, यहाँ वो चीज फेल हो भी गई, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जितना भी टेस्टिंग हो रही है, जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है, वो सब एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हो रही है। एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे कोई टेस्टिंग और कोई ट्रेनिंग लोगों को नहीं दी जा रही। तो टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग हार्डवेयर और नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन जो है वो टेस्टिंग और ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जैसे भी एक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी काम होना है वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा, एक्चुअल चीज को छेड़े बिना, एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम को छेड़े बिना सारे काम आप सीख सकते हैं, सारे काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी दैट इज पोर्टेबल एप्लीकेशंस। पोर्टेबल मतलब जो चीज मूव हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह, जिस चीज को मूव कर सकते हैं उसको पोर्टेबल कहते हैं। पोर्टेबल एप्लीकेशंस कब जरूरत होती है अपन को पोर्टेबल एप्लीकेशंस की? अगर आप कोई एप्लीकेशन किसी रिमूवेबल ड्राइव से चला रहे हैं, अगर कोई एप्लीकेशन है, कोई ऐप है जो आप रिमूवेबल ड्राइव से चला रहे हैं, मतलब कोई ऐप है जो पेन ड्राइव से, अगर मैं उसको पेन ड्राइव से डायरेक्टली रन कर रही हूँ, अगर उस ऐप को मैं पेन ड्राइव से डायरेक्टली रन कर रही हूँ, उस ऐप को मैंने इंस्टॉल नहीं किया मेरे कंप्यूटर में, अगर आपने उस एप्लीकेशन को अगर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं किया, सिस्टम की मेन डिस्क पे उसको इंस्टॉल नहीं किया और उसको रिमूवेबल ड्राइव से चला रहे हैं, तो रिमूवेबल ड्राइव से जब उसको चला रहे हैं तो चलाते वक्त भी तो उसको एक टेम्परेरी स्पेस चाहिए होगी, रन करते वक्त भी उसको टेम्परेरी स्पेस, टेम्परेरी स्टोरेज, टेम्परेरी प्रोसेसिंग सब कुछ चाहिए होगा उसको। तो क्या होता है यहाँ पे टेम्परेरी फाइल्स उसको चाहिए होंगी, तो सिस्टम की परमानेंट फाइल को छेड़े बिना यहाँ पे आपको एक टेम्परेरी स्पेस दे दी जाती है। रिमूवेबल ड्राइव से जो भी आप एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं उनको चलाने के लिए वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से आपको एक टेम्परेरी स्पेस, टेम्परेरी फाइल्स, टेम्परेरी स्टोरेज आपको दे दिया जाएगा कि उसको यूज में लेकर आप रिमूवेबल ड्राइव से वो एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। आपको सिस्टम में उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिस्टम की परमानेंट मेमोरी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, जो एक्चुअल स्टोरेज है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से आपको एक टेम्परेरी जगह दे दी जाती है जिसकी हेल्प से आप रिमूवेबल ड्राइव के एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो पोर्टेबल एप्लीकेशंस में वर्चुअलाइजेशन का यूटिलाइजेशन हो सकता है। एंड लास्ट एप्लीकेशन है इसकी दैट इज पोर्टेबल वर्क स्पेसेस। क्या होती है पोर्टेबल वर्क स्पेसेस? नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन जो है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन वो एक पोर्टेबल वर्क स्पेसेस क्रिएट करने में हेल्प करती है। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन पोर्टेबल वर्क स्पेस क्रिएट करने में हेल्प करते हैं ताकि अपन इन डिवाइसेस पे वर्क कर सकें, आईपॉड्स पे अपन वर्क कर सकें, यूएसबी मेमोरी स्टिक्स होती है, इन डिवाइसेस पे अगर आपको वर्क करना है तो आपको पोर्टेबल वर्क स्पेसेस चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह जो मूव कर सकता है वैसी वर्क स्पेस चाहिए, तो वो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से क्रिएट की जा सकती है। तो कुछ एप्लीकेशंस होती हैं वर्चुअलाइजेशन की, क्या क्या है? पहला है सर्वर कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब बहुत सारे सर्वर्स को इकट्ठा कर कर कुछ सर्वर्स में बनाया जाता है। तो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से सर्वर कंसोलिडेशन आप कर सकते हैं कि बहुत सारे सर्वर्स को मिलाकर कुछ सर्वर्स में कंबाइन कर दिया। इसी को फिजिकल टू वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट है आपका दैट इज डिजास्टर रिकवरी, कि जो आपके वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो आपके लिए हॉट स्टैंड बाय जैसे एक्ट करती हैं। हॉट स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है कि अगर फिजिकल सर्वर पे कोई भी लोड आ रहा है, डिजास्टर आने वाला है, तो फिजिकल सर्वर अपना लोड ट्रांसफर कर सकता है टू द वर्चुअल सर्वर को, या वो फिजिकल सर्वर बंद होने वाला है तो वो अपना पूरा का पूरा लोड किसको ट्रांसफर कर सकता है? वर्चुअल सर्वर को, ताकि सिस्टम को कोई हार्म ना हो जाए। टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, नेटवर्क एंड हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन आपके लिए टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, जिसपे आपको कुछ भी ट्रेनिंग देनी है, लोगों को कोई भी टेस्ट करना है, तो आप एक्चुअल पे कुछ भी छेड़ेंगे नहीं, एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं छेड़ेंगे, जो आपके पास वर्चुअल वर्जन्स हैं उन्हीं को आप छेड़कर उन्हीं पे काम कर सकते हैं ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉस ना हो।
पोर्टेबल एप्लीकेशंस, ऐसी एप्लीकेशंस जो रिमूवेबल ड्राइव पे रन कर रही हैं, उनको एक्चुअल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए एक टेम्परेरी वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से टेम्परेरी स्पेस उनको दे दिया जाता है, टेम्परेरी फाइल्स, टेम्परेरी रजिस्टर्स उनको दे दिए जाते हैं, ताकि सिस्टम की परमानेंट मेमोरी को कोई हार्म ना हो सके। पोर्टेबल वर्क स्पेस, आईपॉड्स और यूएसबी मेमोरी स्टिक्स को अगर आपको यूज में लेना है तो उनके लिए आपको पोर्टेबल वर्क स्पेस की जरूरत होती है, जो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से क्रिएट की जा सकती है। तो ये 5 एप्लीकेशंस होती हैं वर्चुअलाइजेशन की। यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को कुछ भी पूछना है? यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है? नहीं, चलो फिर अपनी टेक्नोलॉजी, ये वाली टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो गई, वर्चुअलाइजेशन कंप्लीट हो गया। वर्चुअलाइजेशन में अपने पढ़ा है क्या होता है वर्चुअलाइजेशन, देन कौन से टाइप्स का होता है, क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। 3 ही टॉपिक्स है वर्चुअलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक अपन आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट टॉपिक आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। किसी को आइडिया बेटा क्लाउड क्या होता है क्या नहीं? कोई भी बताना चाहेगा आप में से क्लाउड क्या होता है? क्लाउड 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 क्या होता है भाई? ऑनलाइन स्टोरेज। ऑनलाइन स्टोरेज, ठीक है। सिर्फ स्टोरेज होता है या और कोई काम भी हो सकता है चीजों का? देखो, अपन समझते हैं क्लाउड का मतलब क्या होता है। क्लाउड नॉर्मल रियल लाइफ में आप क्लाउड देखते हो, क्लाउड क्या है? आसमान। आज आपको भी दिख रहा है क्लाउड, मुझे भी दिख रहा है। आज कोई बंदा बॉम्बे में बैठा है, उसको भी क्लाउड दिख रहा होगा। कोई बंदा अगर यूएसए में बैठा है तो उसको भी क्लाउड दिख रहा होगा, सबको क्लाउड दिख रहा है। हाँ जी, खुशी अग्रवाल कुछ पूछ रहे हो बेटा? नो मैम। अच्छा, हाँ, तो क्लाउड क्या होता है? क्लाउड मतलब आसमान। आसमान क्या है? सबको दिखता है, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। आज यूएसए में कोई बंदा बैठा है उसको भी दिख रहा है, मुंबई में कोई बंदा बैठा है उसको भी दिख रहा है। मतलब ऐसी चीज जो कहीं से भी दिख रही है, कहीं से भी दिख रही है, उसको क्या कहते हैं? क्लाउड कहते हैं। ऐसी चीज जो आपको कहीं से भी दिख रही है, उस चीज को क्लाउड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका यूट्यूब है, यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब। आज यूट्यूब मैं चाहूँ तो मैं भी खोल सकती हूँ, आप चाहो आप भी ओपन कर सकते हो। कोई बॉम्बे वाला बंदा चाहता है वो भी ओपन कर सकता है। तो यूट्यूब हर बंदा ओपन कर सकता है। तो यूट्यूब ने अपना सारा डेटा कहाँ डाल रखा है? क्लाउड पे डाल रखा है। क्यों? ताकि कोई भी उसको कहीं से भी एक्सेस कर सके। इसी चीज को अपन क्लाउड कहते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर आपको यूट्यूब चलाना है तो यूट्यूब चलाना है तो उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी कि नहीं होगी? हाँ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग बिना इंटरनेट के नहीं चल सकता। अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज लेनी है तो आपको उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। अब यूट्यूब पे मुझे कोई भी वीडियो देखना है, लाइक यूट्यूब पे मुझे कोई भी सॉन्ग देखना है यूट्यूब पे मुझे, वो सॉन्ग क्या पहले मेरे फोन के अंदर डाउनलोडेड होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मैं डायरेक्टली यूट्यूब ओपन करूंगी, डायरेक्टली उस सॉन्ग का नाम लिखूंगी, वो सॉन्ग मेरे को चलकर दिख जाएगा। क्या आप भी उस सॉन्ग को देख सकते हो? हाँ। क्या मुंबई वाला बंदा भी उस सॉन्ग को देख सकता है? हाँ, क्योंकि वो सॉन्ग कहाँ पड़ा है? वो यूट्यूब में पड़ा है। और यूट्यूब ने अपना डेटा कहाँ रखा है? क्लाउड में रखा है। क्लाउड का मतलब जो चीज कहीं से भी एक्सेसिबल होगी, कहीं से कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, उस चीज को अपन क्या कह देते हैं? क्लाउड कह देते हैं। वो चीज आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने की जरूरत नहीं है। वो सॉन्ग मेरे कंप्यूटर में होने की जरूरत नहीं है। मेरे को जब इच्छा होगी तब मैं उस सॉन्ग को देख सकती हूँ। उसी चीज को क्लाउड कहते हैं। क्लाउड को अगर आपको यूज में लेना है तो उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। तो बेसिकली क्लाउड क्या होता है? क्लाउड जो होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। उनको कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, उनको कोई भी हार्डवेयर चाहिए, उस चीज को वो यूज में ले सकते हैं। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उनके खुद के पास नहीं होने की जरूरत है। वो ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऑनलाइन यूज में ले सकते हैं, ऑनलाइन यूज में ले सकते हैं। मतलब ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो मैनेज कौन कर रहा है? कोई थर्ड पार्टी मैनेज कर रही है। कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को मैनेज कर रही है, उसको कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम में ले सकती है। दैट इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। लाइक थर्ड पार्टी कौन सी होती है? बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, जैसे कि गूगल,
ये लोग क्लाउड्स बनाती है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये लोग बड़े 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 क्लाउड्स बनाते हैं। तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये लोग क्लाउड्स बनाते हैं। ये लोग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस को। आप लोग उनको यूज में ले सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन उसको यूज में ले सकते हैं। जो मैनेज कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी। अब ये क्लाउड होता क्या है? होता क्या होता क्या क्या होता है इस क्लाउड के ऊपर? क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग, हर चीज क्लाउड पे। लाइक हर चीज मतलब अगर मुझे सर्वर्स चाहिए, मुझे कोई भी काम रन करवाने के लिए सर्वर चाहिए, तो सर्वर मेरे पास होने की जरूरत नहीं है, क्लाउड पे पड़ा है, ठीक है, सर्वर का काम हो जाएगा, मैं सर्वर को एक्सेस कर सकती हूँ। एप्लीकेशंस चाहिए कोई भी आपकी, क्लाउड पे पड़ी है, आप उनको एक्सेस कर सकते हो। आपको डेटाबेस चाहिए, आपको कोई चीज स्टोरेज करनी है, ऑनलाइन स्टोरेज, वो भी आप क्लाउड पे कर सकते हो। आपको क्लाउड पे कुछ भी, कोई भी चीज चाहिए आप क्लाउड पे ले सकते हो। कोई भी चीज चाहिए, सारी चीज कहाँ पड़ी है? क्लाउड पे पड़ी है। देखो क्लाउड क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये लोग क्या करते हैं, इनके बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं। गूगल का बहुत बड़ा डेटा सेंटर है, बहुत बड़ा डेटा सेंटर। डेटा सेंटर है मतलब बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क है इनके पास, अपन सोच भी नहीं सकते उतनी बड़ी 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 कंपनी है, बड़े सारी हार्ड डिस्क रखते हैं, उसमें ना उनका सारा डेटा ही डेटा रखा है, हर चीज का डेटा 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 रखा है। डेटा मतलब यहाँ पे उनके पास सर्वर्स भी हैं कि किसी को सर्वर चाहिए तो सर्विस ले सकते हैं। सपोज उनके पास 5000 10,000 ऐसे कुछ बहुत सारे सर्वर्स हैं। तो ये थर्ड पार्टी क्या होती है? थर्ड पार्टी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स किन के लिए बनाती है? हम जैसे लोगों के लिए बनाती है कि हमें कोई भी काम करना है तो हमें खुद का सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, हमें खुद का हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं। अगर हम खुद का सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा हमारे लिए, अगर हम खुद का हार्डवेयर खरीदेंगे तो वो चीज हमारे लिए बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो क्लाउड कहता है आपको खुद को कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ हमारे पास है, आप हमसे लो, रेंट के बेसिस पे लो। आप जितना यूज करोगे उसके बदले आपको उसका रेंट पे करना पड़ेगा। आपको जितने सर्वर्स की जरूरत है, आपको जितना स्टोरेज की जरूरत है, उतना सारा चीज आप हमसे लो, रेंट के जितना आपको जरूरत है उतना आप हमसे लो, और उसके बदले आप हमें रेंट पे करते जाओ। तो हमारे लिए वैसे कॉस्ट अफोर्डेबल हो गया, हमारे लिए वैसे सस्ता हो गया कि हमें कुछ भी खुद खरीदने की और कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है। और क्लाउड के लिए वैसे बेनिफिशियल होगा क्योंकि इतने सारे यूजर्स उनकी सर्विसेज को यूज में ले रहे हैं, तो उनको वैसे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ एवरी रिसोर्सेज, हर चीज क्लाउड पे पड़ी है और आप इन रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो कभी भी कहीं से भी, एनीवेयर एट एनी टाइम, कभी भी कहीं से कोई भी रिसोर्स शेयर की जा सकती है। जैसे यूट्यूब है, अब यूट्यूब का डेटा, अगर कोई भी डेटा अगर आप क्लाउड पे नहीं डालोगे तो बंदा उसको कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे आप लोग जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, किसी भी चीज की वेबसाइट्स ले लो, फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा की वेबसाइट ले लो। मिंत्रा, क्या मिंत्रा की वेबसाइट मैं मेरे फोन में खोल सकती हूँ? हाँ। क्या मिंत्रा की वेबसाइट आप अपने फोन में खोल सकते हैं? हाँ। क्या कोई और बंदा अपने फोन में खोल सकता है? हाँ। वो कैसे खोल पा रहा है मिंत्रा की वेबसाइट? हर बंदा कैसे खोल पा रहा है? क्यों खोल पा रहा है? क्योंकि मिंत्रा वालों ने अपनी वेबसाइट बनाकर किस पे डाल दी? क्लाउड पे। अब क्लाउड पे डाल दी तो हर बंदा उसको एक्सेस कर सकता है, क्लाउड को हर बंदा देख सकता है, तो हर बंदा मिंत्रा की वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। मिंत्रा वालों को इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कितना स्टोरेज लगेगा, कहाँ से सर्वर आएंगे, कैसे लोगों तक मेरा डेटा पहुंचेगा, ये सारी चीजें मैनेज कौन कर रहा है? क्लाउड मैनेज कर रहा है। मिंत्रा वाले तो सिर्फ क्लाउड को उनकी सर्विसेज जो ले रहे हैं उसके बदले उनको पैसा दे रहे हैं। तो क्लाउड अलाउ करता है इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज, हार्डवेयर भी अलाउ करता है, हार्डवेयर को भी आप यूज में ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर को भी यूज में ले सकते हैं। आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिलेगा, ऑनलाइन यूज में लो और उसके बदले आप हमें रेंट पे करते रहो। और जो मैनेज कौन करता है इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को? कोई भी थर्ड पार्टी, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये मैनेज करती हैं। क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ एवरी रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स, एप्लीकेशंस, डेटाबेस एक्सेट्रा, सब कुछ क्लाउड पे पड़ा है। तो अपन को जो चाहिए वो क्लाउड से लिया, उतनी सर्विसेज ली, क्लाउड को उसके बदले पैसे दिए अपन ने, क्लाउड को उसके बदले अपन ने रेंट पे किया और उसको यूज में अपन ले सकते हैं। कहीं से कभी भी क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस लिया जा सकता है।
आज फेसबुक है, फेसबुक आप भी खोल सकते हो, मैं भी खोल सकती हूँ, तो फेसबुक का सारा डेटा कहाँ पड़ा है? क्लाउड पे। तो अगर आपको कोई भी चीज ऐसी बनानी है जिसको हर बंदा देख सकता है, तो उस चीज को आपको क्लाउड पे डालना पड़ेगा, तभी हर बंदा उसको एक्सेस कर सकता है, नहीं तो हर बंदा उसको कहीं से बैठे हुए कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो आजकल जितना भी ऑनलाइन काम होता है वो सारा पहले लोग उस चीज को क्लाउड पे डाल देते हैं, क्लाउड से जगह ले लेते हैं कि हमें आपकी इतनी स्पेस चाहिए, हमें आपका ये रिसोर्सेज चाहिए, उसके बदले हम आपको रेंट पे करते रहेंगे और हमें ये सर्विसेज चाहिए, तो उनको उस चीज के वो अफोर्डेबल हो जाती है और क्लाउड के लिए वैसे वो प्रॉफिटेबल हो जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज क्लाउड्स बनाती हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, अमेजॉन एक्सेट्रा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड, जो क्लाउड होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड, कोई भी क्लाउड है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? क्लाउड मतलब सबको क्लियर हुआ। कैरेक्टरिस्टिक्स, इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। स्केलेबल, स्केलेबल का मतलब आपको पता है, स्केलेबल मतलब जब चाहो जब उसको इंक्रीज कर लो और जब चाहो जब उसको डिक्रीज कर लो, उसी चीज को स्केलेबल कहते हैं। आप किसी भी चीज को इंक्रीज और किसी भी चीज को आप डिक्रीज कर सकते हैं। क्लाउड पे आप स्केलेबिलिटी फैसिलिटी देता है, मतलब सपोज मैंने कोई बिजनेस शुरू कर रखा है, मैंने कोई कुछ भी ऑनलाइन काम किया, मैंने प्रोफेशनल अपनी ऑनलाइन कोई साइट बनाई, उस साइट को पहले स्पेस कितनी चाहिए थी? क्लाउड से सिर्फ 1 GB की स्पेस चाहिए थी। प्रोफेशनल आपकी पूरी साइट वाइट बना रखी है मैंने, पूरा सॉफ्टवेयर जो प्रोफेशनल आपका जो मैनेज करता है कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, क्या जो भी चीजें हैं, उसको पहले इनिशियली स्पेस 1 GB चाहिए थी, तो मैंने क्लाउड से उसको 1 GB मांग लिया। तो 1 GB के बदले उसने कहा आपको पर आवर बेसिस पे पर यूज, मतलब आपको जितना आप यूज करोगे उसके बदले आपको पे करना है। तो क्लाउड ने कहा 1 GB के बदले सपोज हम आपसे $5 चार्ज करेंगे, $5 चार्ज करेंगे। मैंने कहा मेरे स्टूडेंट्स बढ़ गए, प्रोफेशनल के स्टूडेंट बढ़ गए, मुझे 1 की जगह 1.5 GB चाहिए, तो क्या मैं ले सकती हूँ क्लाउड पे उतना स्टोरेज? हाँ, क्लाउड पे जब चाहो जब आप स्टोरेज बढ़ा सकते हो। तो उसने उसके अकॉर्डिंग रेट लगा दिया, अगर आपने और बढ़ा दिया तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा मुझे 3 GB तक का स्पेस चाहिए, तो क्लाउड ने आपके और रुपए बढ़ा दिए कि आपको इतने रुपए हमें देने पड़ेंगे। तो जब चाहो जब क्लाउड की रिसोर्सेज को आप बढ़ा भी सकते हो। फिर धीरे धीरे आपके स्टूडेंट्स कम होने लगे, 3 की जगह आपने कहा मुझे 2.5 GB चाहिए, तो क्लाउड ने कहा ठीक है अब हमें $8 दे देना। तो आप स्पेस को बढ़ा भी सकते हो, स्पेस को कम भी कर सकते हो, स्केलेबल होता है क्लाउड, उसकी रिसोर्सेज आप बढ़ा भी सकते हो, उसकी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन आप कम भी कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा सर्वर की जरूरत है, आपका कोई काम ऐसा है जहाँ सर्वर की ज्यादा जरूरत है, तो ज्यादा सर्वर ले लो क्लाउड से, काम खत्म हो जाए क्लाउड को वो सर्वर वापस दे दो, तो जितना आपने यूज किया उतने बदले आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो क्लाउड की जो सर्विसेज है वो स्केलेबिलिटी है, स्केलेबल मतलब जब चाहो जब बढ़ा दो, जब चाहो जब वो कम कर दो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्विसेज या रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी पे पर यूज। पे पर यूज, जितना यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। आपको कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर खुद को सेटअप करने की जरूरत नहीं है। क्लाउड ये बोलता है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खुद को डालने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को बड़े बड़े डेटा सेंटर्स डालने की जरूरत नहीं है अपना डेटा स्टोर करने के लिए, आपको खुद को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है। आप जितना यूज करोगे उतना पे कर दो। अगर आपने 1.5 GB यूज किया तो आपको $6 पे करने, आपने 3 GB यूज किया तो आपको $10 पे करने। तो जितना यूज करोगे उतना आप पे कर दो, तो उसके लिए तो जो लोग उसको यूज करते हैं उनके लिए वो अफोर्डेबल हो गया। अगर मैं खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डालती तो मेरा सपोज कितने रुपए खर्च होते, 2 लाख रुपए खर्च होते, इतने सारे कंप्यूटर्स, फिर उनको बिठाने, उनको मैनेज करने के लिए लोग हायर करती, उनको लोगों को सैलरी देती, नेटवर्क खरीदती और सब कुछ पैसा देना पड़ता आपको। पर अगर मैंने अब क्लाउड यूज किया तो सिर्फ और सिर्फ मेरा $5 के अंदर काम हो गया, तो वो मेरे लिए अफोर्डेबल भी हो सकता है। कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब जब जरूरत है तभी क्लाउड की सर्विस को ले लो, आपको परमानेंट उसको अपने कंप्यूटर में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत है, आपको जरूरत है स्टोरेज की, जैसे कि हाँ आपको 2 GB की जरूरत है तो क्लाउड से आपने 2 GB मांग लिया, आपको 4 GB की जरूरत है तो क्लाउड से 4 GB मांग लिया। आपको ये परमानेंट अपने कंप्यूटर में इतने GB होने की जरूरत नहीं है। परमानेंट जो आपका हार्डवेयर है उसमें इतनी स्पेस होने की जरूरत नहीं है। ऑन डिमांड जब जरूरत है, जब उसको इन्वोक कर लिया तब अपने क्लाउड से मांग लिया।
कि हमें अब इतने की जरूरत है, हमें अब इतने की जरूरत है, तो जब जरूरत है तब उससे उतना नेटवर्क मांग लिया, तब उससे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर मांग लिया। आपको उसके लिए परमानेंट कोई भी कंप्यूटर में स्टोर करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, परमानेंट इंटरनल स्टोरेज की उसको जरूरत नहीं होती। रेजिलेंसी, रेजिलेंसी का मतलब, रेजिडेंसी का मतलब वैसे तो मैंने पढ़ा था, देखो जब नेटवर्किंग पढ़ा था मैंने आपको पढ़ाया था रेजिडेंसी का मतलब क्या होता है, एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। एरर को कैसे हैंडल किया जाता है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज होती हैं। क्लाउड की रेजिलेंसी, क्लाउड जो है रेजिलेंसी बहुत स्ट्रांग होती है। कैसे? एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। क्लाउड में सपोज सर्वर 1 से वो मुझे सर्विस दे रहा है, क्लाउड से मैंने कोई सर्विस ले रही हूँ, क्लाउड मुझे सर्वर 1 से सर्विस दे रहा है, सपोज मुझे नहीं पता कौन से पर वो सर्वर 1 से सर्विस दे रहा है। अब क्या हुआ, सर्वर 1 पे कोई भी प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं, हाँ क्लाउड पे भी नेटवर्क इश्यूज आ सकते हैं, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, उनका नेटवर्क भी फेल हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, इस पे भी ट्रैफिक आ गया, इस सर्वर पे आपका नॉइस आ गया, इसकी वजह से ये सर्वर सही से काम नहीं कर पा रहा। तो अगर वो सर्वर काम नहीं कर पा तो क्या क्लाउड मेरे को सर्विस नहीं देगा? ऐसा कभी होता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। क्लाउड क्या कर देगा, ये जो सर्वर खराब हो गया इसको आइसोलेट कर देगा अपने आप, अपने आप, मुझे नहीं बताएगा, यूजर को पता भी नहीं चलेगा, जो खराब सर्वर को उसको आइसोलेट कर दिया और उसका काम ट्रांसफर कर दिया, उसका जो वर्कलोड था वो ट्रांसफर कर देगा क्लाउड, अपने आप दूसरे सर्वर को उसका काम ट्रांसफर हो जाएगा और अपन को वो दूसरा सर्वर सर्विसेज देने लग जाएगा। तो यूजर को पता भी नहीं चलेगा, यूजर को पता भी नहीं चलेगा, और अपने आप ही क्लाउड जो सर्वर खराब हो गया, जो सर्वर अभी एरर आ गई जिस सर्वर में, उसको आइसोलेट कर जो सर्वर अभी फेल हो गया, डाउन हो गया सर्वर, उस सर्वर को आइसोलेट कर उसका काम दूसरे सर्वर को ट्रांसफर कर देगा क्लाउड अपने आप, और यूजर का काम कभी नहीं रुकेगा, यूजर को हमेशा लगेगा उसको हमेशा सर्विसेज मिल रही है। जैसे आपका यूट्यूब है, आप यूट्यूब खोलते हैं, आप यूट्यूब खोलते ही आपको वो चीज दिख जाती है, कुछ भी खोलते ही आपको वो चीज दिख जाती है। तो क्या हमेशा यूट्यूब को जो भी सर्वर्स यूट्यूब को सर्विसेज दे रहे हैं, क्लाउड के जो भी सर्वर्स, क्या वो कभी फेल नहीं होते? फेल होते हैं। क्या उनमें कभी ट्रैफिक नहीं आता? आता है। क्या कभी वो स्लो नहीं होते? होते हैं। पर मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो स्लो है। अगर मेरे पास इंटरनेट अच्छा है तो मेरे यूट्यूब फटाफट खुल जाता है, जो मैं खोलना चाहती हूँ वो मेरा फटाफट खुल जाता है। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कैसे हुआ? क्लाउड ने इंटरनली जो सर्वर फेल होता है, जो नेटवर्क फेल होता है उसको आइसोलेट कर देता है, जो स्टोरेज फेल होती है उसको आइसोलेट कर देता है और उसका काम दूसरे सर्वर को ट्रांसफर कर देता है और हमेशा सर्विस प्रोवाइड करवाता रहता है। क्योंकि क्लाउड के पास एक सर्वर नहीं है, क्लाउड के पास हजारों लाखों सर्वर्स होते हैं क्लाउड के अंदर। तो हजारों सर्वर है, एक सर्वर फेल हो गया, उसने काम दूसरे सर्वर को ऑटोमेटिकली क्लाउड वो दूसरे सर्वर को काम ट्रांसफर कर देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका काम कभी भी नहीं रुकेगा। दैट इज नोन एज रेजिडेंसी। कि क्लाउड की एरर हैंडल करने की कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है कि अगर एक चीज फेल हो गई तो क्लाउड ऑटोमेटिकली उसका काम दूसरे को ट्रांसफर कर देगा और यूजर को इसके बारे में खबर तक नहीं होगी। Then multi-tenancy, next characteristics है क्लाउड का, that is multi-tenancy। मल्टी-टेनेंसी मतलब एक क्लाउड मल्टीपल यूजर्स को अपनी सर्विसेज दे सकता है। हाँ, दे सकता है, दे सकता है, दे सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेजोन का एक क्लाउड है, जैसे क्लाउड है AWS, एक क्लाउड है AWS। इस क्लाउड को अगर अपन ओपन करेंगे तो इस क्लाउड पे अराउंड 35,000 तक तो सर्वर्स हैं। इस क्लाउड पे अराउंड 5 मिलियन वेबसाइट्स इस क्लाउड पे काम करती हैं। वेबसाइट्स जो है 5 मिलियन वेबसाइट्स इस क्लाउड की स्पेस ले रखी है। तो मल्टी टेनेंसी, ये एक क्लाउड है, एक ही क्लाउड है AWS, ये मल्टीपल यूजर्स 5 मिलियन वेबसाइट्स को अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो एक क्लाउड मल्टीपल यूजर्स को अपनी सर्विसेज दे सकता है। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर AWS वाला क्लाउड है उस पे मैंने अगर मेरा सामान रख दिया तो सिर्फ मैं ही रख सकती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगा है यार, उसको सेटअप करने के लिए पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए हैं। तो अगर अकेला बंदा उस पर सिर्फ अपनी सर्विसेज लेगा तो वो अफोर्डेबल ना तो उसके लिए, ना वो क्लाउड पूरा यूटिलाइज हो पाएगा। तो वो क्लाउड, एक क्लाउड मल्टीपल लोगों को अपनी सर्विसेज दे सकता है। जैसे आप लोग गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव, क्या गूगल ड्राइव पे सिर्फ मैं मेरी फोटोज स्टोर कर सकती हूँ? नहीं, मैं भी कर सकती हूँ, मुझे भी फैसिलिटी है, आप लोग भी कर सकते हैं, XYZ। तो एक क्लाउड गूगल ड्राइव की सर्विसेज मल्टीपल यूजर्स शेयर कर सकते हैं। क्लाउड अपनी सर्विसेज मल्टीपल लोगों को प्रोवाइड करा सकता है।
एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, दैट इज वर्कलोड मूवमेंट। काम को मूव करवाना, काम को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये रेजिलेंसी और कॉस्ट से रिलेटेड होता है। रेजिलेंसी एंड कॉस्ट मतलब एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी और कॉस्ट अगर ज्यादा कम आ रही है उनसे रिलेटेड काम को ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लाइक AWS एक क्लाउड है, AWS बहुत बड़ा क्लाउड है। AWS के जो खुद का जो डेटा सेंटर है, AWS के खुद का डेटा सेंटर है। कई बार क्या होता है, AWS का जो ये वाला क्लाउड है, ये वाला जो सर्वर है, इसके पास खूब सारे सर्वर्स हैं, लाइक सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, 3 सर्वर हैं एग्जांपल है। अगर इस सर्वर पे कई बार क्या होता है, लोड ज्यादा होता है, इस सर्वर पे लोड ज्यादा होता है, तो लोड ज्यादा है, इस सर्वर पे ट्रैफिक ज्यादा है, तो क्या ये सर्वर अपना काम दूसरे सर्वर को ट्रांसफर कर सकता है? हाँ, अपन ने अभी किया था, क्लाउड अपना काम दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है आसानी से। तो विद इन द डेटा सेंटर, विद इन मतलब उसी डेटा सेंटर के अंदर जो दूसरा सर्वर था, विद इन डेटा सेंटर आपने अपना काम ट्रांसफर कर दिया। विद इन डेटा सेंटर क्लाउड में दूसरे सर्वर को काम ट्रांसफर कर सकता है कि ताकि एरर ना आए, या जो भी रीजन हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि सपोज ये AWS का डेटा सेंटर, एक डेटा सेंटर तो कहाँ पे बना हुआ है, एक डेटा सेंटर USA में बना हुआ है। ऐसा हो सकता है एक डेटा सेंटर वो इंडिया में भी बना ले, एक इंडिया में भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर AWS वालों ने सेटअप कर लिया, उसमें अपना डेटा सेंटर बना लिया। अब जो यूएस में डेटा स्टोर होता था, जो यूएस में डेटा स्टोर होता था, उसका थोड़ा सा पार्ट अब इंडिया में भी स्टोर होने लग गया। ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है कि AWS ने क्या किया कि थोड़ा सा डेटा जो यूएस में स्टोर होता था वो थोड़ा डेटा अपना इंडिया में भी ट्रांसफर कर दिया। तो अक्रॉस द डेटा सेंटर्स, अक्रॉस डेटा सेंटर्स भी डेटा वर्कलोड को ट्रांसफर किया जा सकता है। विद इन डेटा सेंटर मतलब उसी डेटा सेंटर के एक सर्वर से दूसरे सर्वर को भी डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, काम ट्रांसफर किया जा सकता है, या एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर में भी काम यहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है। काम ट्रांसफर क्यों क्यों किया जा सकता है, किस किस कारण वजह से आप काम ट्रांसफर कर सकते हो? कई बार कॉस्ट की वजह से काम ट्रांसफर करते हो। कॉस्ट की वजह से क्या मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कहीं पे इंडिया में सपोज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कम है या इंडिया में कुछ भी चीजें कॉस्ट कम आ रही है, तो इंडिया में अगर सस्ता पड़ रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, यूएसए से अपना काम थोड़ा सा इंडिया में ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्ट कम आएगी इस वजह से। एफिशिएंसी की वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। एफिशिएंसी मतलब नेटवर्क बैंडविड्थ। सपोज इंडिया में कोई डेटा सेंटर है, इंडिया में पर इंटरनेट नेटवर्क बैंडविड्थ इतना स्ट्रांग नहीं है जितना यूएसए में, तो इंडिया वाला काम यूएसए ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जहां अगर नेटवर्क बैंडविड्थ आपको अच्छी मिल रही हो वहां पे आप अपना काम ट्रांसफर कर सकते हो। एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशन, कहीं पे रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा फॉलो करने हैं, कहीं पे कम फॉलो करने हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने काम को ट्रांसफर कर सकते हो। तो क्लाउड के अकॉर्डिंग जो वर्कलोड है वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। ये जो है ये डिपेंड करता है रेजिलेंसी और कॉस्ट पे। विद इन डेटा सेंटर्स भी काम ट्रांसफर कर सकते हो और अक्रॉस द डेटा सेंटर्स भी काम ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर करने का कारण क्या है, कॉस्ट कम आ रही है वहां ट्रांसफर कर दोगे, एफिशिएंसी जहां अच्छी हो रही है, नेटवर्क बैंडविड्थ जहां अच्छा मिल रहा है वहां ट्रांसफर कर दोगे, जहां रेगुलेटरी कंप्लायंस कम फॉलो कर रहे हैं वहां ट्रांसफर कर दोगे। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े अपने क्लाउड के। क्या क्या पढ़े, पहला है इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब जब चाहिए जब ज्यादा रिसोर्सेज काम में ले लो और जब चाहिए जब कम रिसोर्सेज काम में ले लो। अगर काम खत्म करने के लिए ज्यादा सर्वर्स चाहिए तो ले सकते हो, और जैसे काम पूरा होगा उन सर्वर्स को रिटर्न कर दो। ये अपन क्लाउड अपन को फैसिलिटी देता है। पे पर यूज, जितना यूज करोगे उतना ही पे करने की जरूरत है, आपको बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की जरूरत नहीं है, तो वो आपके लिए अफोर्डेबल हो सकता है। ऑन डिमांड, जब जरूरत है तभी क्लाउड की सर्विसेज ले लो आप, आपको उसको परमानेंट अपने कंप्यूटर में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। रेजिलेंसी दैट इज एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। अगर एक सर्वर किसी भी वजह से उसमें खराब हो गया, एरर आ गई, तो उस सर्वर को क्लाउड अपने आप आइसोलेट कर देता है और उसका काम दूसरे सर्वर को ट्रांसफर कर देता है। यूजर को पता लगे बिना दूसरे सर्वर को काम ट्रांसफर होता है और दूसरा सर्वर उस यूजर को वो सर्विसेज देने लग जाता है। मल्टी टेनेंसी, एक सर्वर मल्टीपल लोगों को अपनी सर्विसेज दे सकता है। एंड वर्कलोड मूवमेंट, क्लाउड का काम भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। विद इन द डेटा सेंटर भी ट्रांसफर कर सकते हो और अक्रॉस द डेटा सेंटर्स भी काम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। क्यों, कॉस्ट जहाँ कम आएगी वहां ट्रांसफर कर दोगे, जहाँ नेटवर्क की बेनिफिट या एफिशिएंसी अच्छी होगी वहां ट्रांसफर कर दोगे, या जहाँ रेगुलेटरी कंप्लायंस कम फॉलो करने पड़ेंगे वहां आप काम को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एडवांटेजेस ऑफ
क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको क्लाउड मतलब समझ में आ गया क्या होता है क्लाउड का मतलब? जो रिसोर्स चाहिए वो वहां से शेयर कर लो आप, आपको खुद को कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, और पे पर यूज बेसिस पे आप काम में ले सकते हो, जितना यूज करोगे उतना ही पे करना है, तो आपके लिए वो थोड़ा अफोर्डेबल भी हो जाए। तो क्या क्या एडवांटेजेस हो जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग? सबसे पहला एडवांटेज है रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली आपको टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपका बहुत कम पैसा खर्च होगा। क्यों? आपको जो भी हार्डवेयर या जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी डेटाबेस चाहिए, वो खुद को खरीदने की जरूरत नहीं है, वो आप क्लाउड से उधार में ले सकते हो, क्लाउड से आप रेंट के बेसिस पे ले सकते हो। तो आपको पे जितना यूज करोगे उतना ही क्लाउड को पे करना पड़ेगा, और ऑन डिमांड ये चीज आपको मिल जाएगी। तो खुद को कोई भी हार्डवेयर, खुद को कोई भी सॉफ्टवेयर, खुद को कोई भी डेटाबेस, जो भी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज होती है, उन सब पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप क्लाउड से उन चीजों को ले सकते हैं, सर्विसेज को, और पे एज यू गो, जितना एज यू गो, जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको क्लाउड को पे करना है। तो आपका जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा हो रहा है, हो सकता है वो कम हो गया क्लाउड की वजह से। समझ में आ गया? अपन को खुद को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब लेने की जरूरत नहीं है। क्लाउड अपन क्लाउड से ये सर्विसेज उधार में ले लेंगे, और जितना यूज करेंगे उतना अपन उनको पैसा दे देंगे। देन ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स। ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स, ग्लोबलाइजेशन मतलब दुनिया में कहीं से भी, तो क्लाउड की सर्विसेज आप दुनिया में कहीं से भी काम में ले सकते हो। वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड लोग दुनिया में कहीं से भी क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ उनके पास एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। अगर मेरी कोई ऑनलाइन साइट है और ऑनलाइन साइट मैंने डाल दी उस पे क्लाउड पे, तो वो कहीं से भी क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। उनको उस साइट को एक्सेस करने के लिए झुंझुनू में आने की जरूरत नहीं है। तो ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स, काम कहीं से भी हो सकता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। देन स्ट्रीमलाइन द बिजनेस प्रोसेस। स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, स्ट्रीमलाइन मतलब ऑटोमेटिक, आपका सारा काम क्या हो गया यहाँ पे क्लाउड की हेल्प से ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको कुछ भी ऑटोमेटिक काम हो जाता है, जब सारा काम क्लाउड खुद कर रहा है ऑटोमेटिक, मैनुअल वर्क खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप मोर वर्क कर पाते हो, ज्यादा काम हो पाता है, आपका टाइम कम लगेगा, एंड आपकी रिसोर्सेज भी कम लगेंगी। तो कम रिसोर्सेज कम टाइम के अंदर आप ज्यादा काम खत्म कर सकते हैं क्लाउड की हेल्प से, क्योंकि सारा काम क्या हो जाता है क्लाउड में ऑटोमेटिक हो जाता है। सब चीजें क्लाउड ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा है, मुझे मैनुअली कुछ भी मैनेज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है दैट इज रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल जो लग रही है वो भी कम लगेगी क्लाउड को अगर आप यूज में ले लेते हैं तो। कैपिटल कॉस्ट कम लगी मतलब अपन को बहुत ज्यादा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो आपको लाइसेंस उनके लिए खरीदने पड़ेंगे, तो ये लाइसेंस वगैरह की कॉस्ट ये सब आपकी बच जाएगी क्लाउड की हेल्प से, आपको ये सब लेने की जरूरत नहीं है, तो आपकी कैपिटल कॉस्ट भी कम लग जाएगी। देन परवेसिव एक्सेसिबिलिटी, परवेसिव मतलब हर जगह जो चीज अवेलेबल होती है, तो हर जगह से क्लाउड को एक्सेस किया जा सकता है। एक्सेसिबिलिटी इसकी हर जगह से, वर्ल्ड वाइड एक्सेस है। डेटा एप्लीकेशन आप कहीं से कहीं एनी टाइम किसी भी वक्त क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, एनीवेयर, कभी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब है, किसी भी टाइम चला सकती हूँ, रात को 2 बजे भी अगर मेरा मन किया तो मैं यूट्यूब चला सकती हूँ, हाँ। सुबह 10 बजे मन किया तो मैं यूट्यूब चला सकती हूँ, हाँ। एनीवेयर, कहीं से भी चला सकती हूँ, मैं मेरे घर में बैठ के यूट्यूब चला सकती हूँ, मेरे ऑफिस में बैठ के यूट्यूब चला सकती हूँ, मैं ट्रैवल करते वक्त यूट्यूब चला सकती हूँ, जयपुर से, मुंबई से, कहीं से भी मैं यूट्यूब चला सकती हूँ। तो कहीं से भी कभी भी आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हो, तो लोगों को उसको यूज करना बहुत आसान हो गया, इजी हो गया लोगों के लिए, ठीक है। देन मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली। मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप बजट के अंदर रहते हुए अपने प्रोजेक्ट्स को आप ज्यादा अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब आप बजट के अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं।
आप बजट के अंदर रहते हुए अपने सारे काम को कंप्लीट कर सकते हैं क्लाउड की अगर आप हेल्प ले रहे हैं। बजट, क्योंकि क्लाउड में तो जितना यूज करेंगे उतना ही तो अपन को पे करना है, तो अपने विद इन द बजट सारा काम हो जाएगा जो भी आपका काम है, और सारा काम आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट्स को आप अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, जो भी आप काम करें उनको प्रॉपर्ली आप मॉनिटर कर सकते हो। लेस पर्सनल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, लेस पर्सनल ट्रेनिंग इज नीडेड। ट्रेनिंग बहुत कम लेनी पड़ती है क्लाउड को जब अपन यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूट्यूब है, या मैंने मेरी साइट बनाकर मैंने क्लाउड पे डाल दी, साइट बनाकर जब क्लाउड पे डाल दी तो क्लाउड की जिम्मेदारी है क्या हार्डवेयर लगाना है, क्या सॉफ्टवेयर कैसे कनेक्ट करना है, कितना डेटाबेस देना है, कोई फेलियर आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सब क्लाउड सोचेगा, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ उसको एक्सेस करना आना चाहिए। तो आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो उन सारी प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करेगा, क्लाउड खुद सॉल्व करेगा। अपन को उस चीज के लिए सीखने की काम को जरूरत नहीं होती, उनकी सारी चीजें मैनेज कौन कर रहा है, क्लाउड मैनेज कर रहा है, तो ट्रेनिंग की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। देन मिनिमाइजिंग मेंटेनेंस एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर, मिनिमाइज मेंटेनेंस एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर। मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपकी कम लगेगी। मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे कम लगेगी, आपके पास कम हार्डवेयर कम सॉफ्टवेयर हैं तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम लगेगी। फॉर एग्जांपल मेरी प्रोफेशनल हब की सपोज 3 जगह ब्रांचेस है, 1 2 3। अब अगर क्लाउड नहीं होता तो मेरे को यहाँ पे भी एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर लगाना पड़ता है, यहाँ के बच्चों को मैनेज करने के लिए यहाँ पे भी एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, यहाँ पे भी एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर लगाना पड़ता है। हर एक हार्डवेयर हर एक सॉफ्टवेयर की सपोज फीस कितनी आती है आपकी, 50,000 रुपए की आपका पैसा लगता है, तो यहाँ 50,000 खर्च करने पड़ते, यहाँ 50,000 खर्च करने पड़ते और यहाँ 50,000 रुपए अपन को खर्च करने पड़ते। पर अगर मैंने यही प्रोफेशनल हब का काम बनाकर मैंने क्लाउड पे डाल दिया, क्लाउड पे डाल दिया, एक जगह पे डाला, अब इस क्लाउड से 3 ब्रांचेस हैं, वो तीनों ब्रांचेस पे मेरा फंक्शनिंग हो सकती है। ये वाली ब्रांच है ये भी क्लाउड से डेटा को एक्सेस कर सकती है, मतलब यहीं पे जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी यूज देना, जो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, सारा काम यहीं पे हो जाएगा। तो अब आपको इस क्लाउड के बदले आपने जितनी सर्विसेज है उसके बदले सपोज आपको उसको सिर्फ 25,000 रुपए देने पड़े, तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि अपने पास हार्डवेयर कम हो गया। पहले अपन को 3 जगह हार्डवेयर रखना पड़ा था, मैंने सारा डेटा क्लाउड पे रख दिया, तो मेरे हार्डवेयर कम होगा, मेरा सॉफ्टवेयर कम होगा, तो मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगेगी, कम जगह मुझे लाइसेंस खरीदना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के लिए, तो मेरी लाइसेंसिंग फीस भी कम लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपको कुछ भी अपडेट करना है, लाइक अपडेट करना है, पहले मेरी फीस थी 15,000 रुपए, अब मेरे को 16,000 रुपए फीस करनी है, अपडेशन करना है, तो पहले मुझे इन 3 जगह जाकर अपडेशन करना पड़ता था, अब मैंने डायरेक्टली क्लाउड पे जाकर अपडेशन कर दिया कि फीस 15 की जगह 16 होनी चाहिए, तो सब लोग क्लाउड के थ्रू ही एक्सेस कर पा रही हैं, जिनको भी एडमिशन लेना है तो वो लोग पता लगा पा रहे हैं हाँ इनकी इतनी फीस है, तो आपको चेंजेस भी सिर्फ एक ही जगह करने पड़ेंगे, तो आपकी मेंटेनेंस फीस भी कम लगेगी और जो लाइसेंस है उसकी फीस भी कम लगने लगेगी। इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी, क्लाउड बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है मतलब क्लाउड में अगर कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप आसानी से चेंजेस कर सकते हो, आपका काम रोक के बिना चेंजेस कर सकते हो। आपको 15 की जगह 16 फीस करनी है, ये आप क्लाउड को सिर्फ एक मेल कर दो, क्लाउड वाले जो सब प्रोवाइडर्स हैं कि भाई मुझे अब मेरी सैलरी फीस के अंदर 15 की जगह 16,000 फीस करनी है, तो वो लोग उसमें अपडेशन कर देंगे, आपका चेंजेस करना बहुत आसान हो गया। वो लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं आप लोग इस महीने में चेंजेस नहीं कर सकते, आपको 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, आपको 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, नहीं, वो हाथ की हाथ आपके डेटाबेस में उस चीज को अपडेट कर देंगे। मैंने क्लाउड को कहा कि मुझे 2 GB की जगह अब 5 GB डेटा की जरूरत है, तो क्लाउड ये नहीं कहेगा कि 5 GB मैं आपको 4 महीने बाद दूंगा, नहीं, क्लाउड कहेगा ठीक है आपको 5 GB की जरूरत है, कल से आपको 5 GB या अभी से आपको 5 GB की मिलने लग जाएगी और 5 GB की आपकी रेट ये लगेगी, इसके अकॉर्डिंग आपके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। तो इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, क्लाउड में चेंजेस करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। एंड लास्ट बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग का, दैट इज अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब वैसे तो आप लोग जानते हैं कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट आती है वो कम आनी शुरू हो जाती है। तो
क्लाउड की हेल्प से आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हो, आप ज्यादा काम कर सकते हो, आपके पास कम रिसोर्सेज होते हुए भी लेस रिसोर्स के साथ आप ज्यादा काम कर सकते हो, एंड आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी वो भी कम आनी शुरू हो जाती है क्लाउड की हेल्प से। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। क्या क्या हैं, दोबारा से रिवाइज करते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स पढ़े आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के? पहला बेनिफिट आपने पढ़ा रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटाबेस, वो सब पैसा आपका कम लगेगा। क्यों? अब आप क्लाउड से सर्विसेज ले रहे हो, टेक्नोलॉजी क्लाउड से ले रहे हो, तो पे एज यू हो, जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है, तो आपका खर्चा कम लगेगा। ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स, लोग कहीं से भी क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ उनके पास एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होनी चाहिए। स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, सारा काम ऑटोमेटिक हो गया, तो ज्यादा काम कम समय में और कम रिसोर्सेज के साथ आप कर पा रहे हैं। कैपिटल कॉस्ट कम लगेगी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, लाइसेंस खरीदने की कॉस्ट आपकी कम लगेगी। परवेसिव एक्सेसिबिलिटी, कभी भी कहीं से किसी भी वक्त उसको एक्सेस किया जा सकता है क्लाउड को। मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली, काम को मॉनिटर करना ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि बजट के अंदर रहते हुए आप अपने काम को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। लेस पर्सनल ट्रेनिंग नीडेड, मुझे कोई सीखने की जरूरत नहीं है कि हार्डवेयर में कोई दिक्कत आ गई तो उसको कैसे ठीक करना है, सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई तो कैसे ठीक करना है। नहीं, मुझे इस चीज की ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। इन चीजों को कौन हैंडल करेगा? अपने आप क्लाउड हैंडल करेगा। मिनिमाइज मेंटेनेंस एंड लाइसेंस सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपके पास अब रिसोर्सेज कम है, कम रिसोर्सेज मेंटेन करनी पड़ी तो उनकी मेंटेनेंस फीस कम लगेगी, आपकी लाइसेंस फीस कम लगेगी। चेंजेस करने हैं तो एक जगह जाकर चेंज कर दो, कि हर जगह जाकर आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कोई भी चेंजेस करना है तो चेंज करना बहुत फास्ट हो जाता है, यहाँ पे आसानी से चेंज कर सकते हैं। रिजिड नहीं है क्लाउड, ये नहीं कहता मैं चेंज नहीं करूंगा, एक बार जो दे दिया वो दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आप क्लाउड में ज्यादा काम कर सकते हैं कम रिसोर्सेज के साथ, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट भी जो है वो कम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, अब सारे फायदे ही फायदे थोड़ा ना होंगे, नुकसान भी हो सकते हैं क्लाउड के। क्या नुकसान है? इंटरनेट, अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो क्या क्लाउड की सर्विसेज ले सकते हो? नहीं। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो क्या यूट्यूब, अपना यूट्यूब का डेटा आप देख सकते हो? नहीं। तो अगर इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया तो क्लाउड का कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे, आप कोई भी सर्विसेज क्लाउड की नहीं ले पाएंगे। सिक्योरिटी का बहुत बड़ा डर होता है क्लाउड के अंदर, वैसे तो बहुत सिक्योर मीडियम है, पर सारा का सारा डेटा किसके पास पड़ा है? क्लाउड के पास पड़ा है। मेरी सारी इंफॉर्मेशन, मेरा सारा पर्सनल डेटा, सब कुछ मेरा किसके पास पड़ा है? क्लाउड के पास। क्लाउड है तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी ना, तो कहीं ना कहीं मुझे डर ही रहेगा कि वो डेटा मेरा चोरी हो सकता है, मुझे डर बना रहेगा। क्लाउड वैसे तो मुझे स्केलेबिलिटी दे रहा है, स्केलेबिलिटी मतलब जब जरूरत है तब मैं सर्विसेज बढ़ा भी सकती हूँ और जब जरूरत है सर्विसेज कम भी कर सकती हूँ। बट ये जो रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज को मैं ओन नहीं कर सकती क्लाउड में, उन रिसोर्सेज की ओनर नहीं हूँ मैं, तो उनका मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है। क्लाउड मुझे स्केलेबिलिटी दे रहा है, आपको बढ़ानी हो बढ़ाओ, कम करनी हो कम करो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, बट फिर भी मैं उनकी ओनर नहीं रही, पूरा कंट्रोल मेरे हाथों में नहीं है। मैं डिपेंड अभी भी किस पे करती हूँ? क्लाउड पे ही करती हूँ। अगर मुझे कुछ भी ज्यादा या कम चाहिए तो हर चीज मुझे क्लाउड पे बोलनी पड़ेगी। देन क्योंकि आप हर चीज के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? यहाँ पे वेंडर पे। तो कई बार क्या होता है, वेंडर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है, वेंडर रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है। रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है किन के लिए? कि हम आपको यही ऑपरेटिंग सिस्टम दे सकते हैं, हम आपको यही एप्लीकेशंस दे सकते हैं, हम आपको यही इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं। कई बार जो है क्लाउड रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लाउड से सर्विस ले रही हूँ, क्लाउड ने कहा मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही दे सकता हूँ, कि अगर आपको लाइनेक्स पे काम करना है तो आप हमसे सर्विस ले लो। मेरा मन था कि मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करूं, पर अगर मुझे क्लाउड से सर्विस लेनी है तो मैं वेंडर पे डिपेंड हो गई, और वेंडर के पास सिर्फ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मुझे उसी पे रहते हुए काम करना पड़ेगा। क्लाउड इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होते हैं, वेब ब्राउजर्स जो होते हैं, वेब ब्राउजर्स, उस पे भी कई बार क्लाउड आपके रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है। मुझे वेब ब्राउजर गूगल क्रोम पसंद है, मुझे गूगल क्रोम पसंद है। मैंने जब क्लाउड से सर्विसेज ली, क्लाउड ने कहा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर, IE इंटरनेट एक्सप्लोरर जो वेब ब्राउजर है, आप उसी पे काम कर सकते हो अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, आप गूगल क्रोम पे काम नहीं कर सकते। तो मैं रेस्ट्रिक्टेड हो गई, मुझे सारा काम मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही करना पड़ेगा, चाहे वो मुझे पसंद हो ना हो। तो कई बार क्लाउड्स क्या होते हैं, वेंडर्स जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि आपको यही ऑपरेटिंग सिस्टम, यही एप्लीकेशंस, यही इंफ्रास्ट्रक्चर काम में
हमें लेना पड़ेगा। देन लास्ट डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? लास्ट डिसएडवांटेज होता है इसका इंट्रोपरेबिलिटी। इंट्रोपरेबिलिटी का डिसएडवांटेज हो सकता है, क्या होता है इंट्रोपरेबिलिटी? सपोज कोई बिजनेस है ABC लिमिटेड, कोई कंपनी है, उसको कुछ एप्लीकेशंस की नीड है, कुछ एप्लीकेशंस जो उसको एप्लीकेशंस चाहिए, जो भी उसको अपने बिजनेस के लिए काम चाहिए, या सपोज उसको हार्डवेयर चाहिए और कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। क्लाउड के तो वेंडर्स बहुत सारे हैं ना, एक ही जगह थोड़ी ना मार्केट में जो क्लाउड की सर्विसेज दे रहा है। आपको गूगल भी क्लाउड की सर्विसेज दे रहा है, आपको अमेजोन भी क्लाउड की सर्विसेज दे रहा है, आपको माइक्रोसॉफ्ट भी क्लाउड की सर्विसेज दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी क्लाउड दे रहा है। अब मैंने क्या किया, गूगल का हार्डवेयर मुझे अच्छा लगा तो मैंने गूगल को बोला मुझे आप अपना हार्डवेयर दे दो। मैंने हार्डवेयर किससे ले लिया? गूगल से। और माइक्रोसॉफ्ट के मुझे सॉफ्टवेयर अच्छे लगे तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट से सॉफ्टवेयर ले लिए। और एप्लीकेशंस मैंने किससे ले ली? मैंने एप्लीकेशंस ले ली मेरी अमेजोन से। तो कई बार एक ही ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग क्लाउड से अलग अलग सर्विसेज ले सकती है, अलग अलग वेंडर्स से। अलग अलग वेंडर है, गूगल अलग है, अमेजोन अलग है, माइक्रोसॉफ्ट अलग, अलग अलग लोगों से आप अलग अलग तरीके का सामान खरीद सकते हो। पर कई बार क्या होता है, ये जो वेंडर्स हैं, ये इनकी जो सर्विसेज है वो एक दूसरे से कई बार कंपैटिबल नहीं होती। मतलब ये सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर पे नहीं चल सकता, ये हार्डवेयर ये सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकता, या ये एप्लीकेशन इस सॉफ्टवेयर पे नहीं चल सकती। उन्होंने रूल्स बना रखे हैं ताकि लोग सॉफ्टवेयर भी हमसे ही खरीदें, हार्डवेयर भी हमसे ही खरीदें। तो कई बार आप जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन अपनी एप्लीकेशंस अलग अलग प्रोवाइडर से लेती है तो कई बार वो प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं होते, वो एप्लीकेशंस जो है वो एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं होती, मतलब एक दूसरे के साथ वो रन नहीं कर सकती। तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम आ जाती है, वो लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते, वो आपका प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस पड़े क्लाउड के? पहला डिसएडवांटेज है इंटरनेट का, कि अगर इंटरनेट कनेक्शन फेल हो गया तो आपका पूरा काम रुक जाएगा। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है क्योंकि सारा डेटा मेरा थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, तो डर तो हमेशा ही बना रहेगा कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, चोरी हो जाए तो। स्केलेबिलिटी, कि क्लाउड वैसे तो जब चाहे जब बढ़ा रहा है, जब चाहे जब कम कर रहा है, पर फिर भी उन रिसोर्सेज की ओनर नहीं हूं मैं, अभी भी मेरे पास उनका कोई कंट्रोल नहीं है। वेंडर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि हम आपको यही ऑपरेटिंग सिस्टम, यही एप्लीकेशन, यही इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आपको इन्हीं के ऊपर रेस्ट्रिक्टेड होते हुए काम करना पड़ेगा। एंड इंट्रोपरेबिलिटी की भी प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग वेंडर से अलग अलग तरह की सर्विसेज ले रही है तो हो सकता है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज है वो एक दूसरे के कंपैटिबल ना हो, वो एक दूसरे को कोऑपरेट ना करें, वो एक साथ काम में नहीं ली जा सकती हो, ये भी प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। तो ये 5 डिसएडवांटेजेस होते हैं क्लाउड।